चलें, तो चंद और इक्वेशंस को हल करते हैं और मेरे ख़्याल से शायद आप भी समझ ही गए होंगे कि इन इक्वेशंस को हल करने के लिए हमें थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। भई पिछली वीडियोज़ में जो इक्वेशंस हल की थी, वो इन इक्वेशंस के मुकाबले में ज़्यादा सुलझी हुई थी। लेकिन मज़े की बात ये है कि इन इक्वेशंस को ना हम बहुत सारे तरीकों से हल कर सकते हैं। भई अगर हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों में एक जैसा अमल कर रहे हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि हिसाब में कोई गलती नहीं कर रहे, तो किसी भी तरीके से हमारे पास एक ही दुरुस्त जवाब आना चाहिए। चलें फिर काम शुरू करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि 1.3x माइनस 0.7x बराबर हैं 12 के। अच्छा, अब मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है कि इन दोनों x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया जाए। ये दोनों एक ही वेरिएबल्स हैं, या चलें अभी के लिए फर्ज कर लेते हैं कि x जो है वो सेब की निशानदेही कर रहा है। तो ये 1.3 सेब को दिखा रहा है और ये 0.7 सेब को। लेकिन चूंकि ये दोनों सेब ही हैं, तो अगर मैं 1.3 से 0.7 सेब को माइनस करती हूँ, तो हम इसी चीज़ को यूं भी लिख सकते हैं और फिर बाकी की इक्वेशन यूं ही आ जाएगी। भाई इसको हल करेंगे तो यहाँ 0.6x रह जाएगा, जो कि बराबर होगा 12 के। और अब ये इक्वेशन कुछ कुछ वैसी दिखने लगी है जिस तरह की इक्वेशंस हमने पिछली वीडियो में हल की थी। तो ये कोएफिशिएंट है जिसको हम इस वेरिएबल से ज़रब दे रहे हैं और ये बराबर है इस कदर के। तो अब वेरिएबल की कदर जानने के लिए इस कोएफिशिएंट से इक्वेशन के दोनों हिस्सों को हम तकसीम कर देंगे। यहाँ हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा और दाएं तरफ देखते हैं कि जब 12 को 0.6 से तकसीम करेंगे तो भाई हमारे पास क्या आएगा। अच्छा, यहाँ भी ज़रा डेसिमल पॉइंट लगा लेते हैं। अब ये वैसी ही बात होगी जैसे कि हम 120 को 6 से तकसीम कर रहे हों। तो 6 ज़रब 2 बराबर होते हैं 12 के। यहाँ 0 रह जाएगा और फिर 6 ज़रब 0 बराबर हो जाते हैं 0 के। यानी 12 बटा 0.6 बराबर होते हैं 20 के। अब जवाब तो आ गया, लेकिन इसको साथ साथ परख भी लेते हैं। तो x की कदर को इस इक्वेशन में डालते हैं। 1.3 ज़रब 20 माइनस 0.7 ज़रब 20 को उसूलन बराबर होना चाहिए 12 के। और भाई परख ही रहे हैं तो कैलकुलेटर का सहारा भी ले ही लेते हैं, इतनी मेहनत क्यों करें। 1.3 ज़रब 20 बराबर आ रहा है 26 के और 0.7 ज़रब 20 बराबर आ रहे हैं 14 के। अब 26 से 14 माइनस करेंगे तो पीछे बिल्कुल 12 ही रह जाते हैं, यानी हमारा जवाब दुरुस्त था। तो अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ 5x माइनस 3x जमा 2 बराबर हैं 1 के और दिखने में ये काफ़ी मुश्किल सी इक्वेशन लग रही है। लेकिन मुश्किल दिखने वाली इक्वेशंस को हल करने का आसान तरीका ये होता है कि हम बस वो अमल करते जाएं जो कि इस इक्वेशन को थोड़ा सुलझा दे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ हम इस नेगेटिव निशान को इस पूरे ब्रैकेट में बांट लेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इन ब्रैकेट्स को असल में खोल रहे हैं। तो ये 5x यूं ही आ जाएगा और ये नेगेटिव ज़रब 3x बराबर हो जाएगा नेगेटिव 3x के और नेगेटिव ज़रब 2 बराबर हो जाएगा नेगेटिव 2 के और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 1 के। अब यहाँ 5x लिखा हुआ है तो समझ लें x कोई चीज़ है और वो चीज़ 5 गुना यहाँ पे मौजूद है। या चलें मिसाल के तौर पे x यहाँ पे एक आम को दिखा रहा है, तो ये 5 आम हो गए और ये हो गए 3 आम। और जब हम इन 5 आमों से 3 आम हटा देंगे तो हमारे पास पीछे 2 आम रह जाएंगे, यानी ये बराबर हो जाएगा 2x के। और अब इसमें से हम 2 को भी माइनस कर रहे हैं, तो ये करने के बाद ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 1 के। अच्छा, अब x की कदर जानने के लिए हमें इसको अलग करना होगा और अलग करने के लिए इस नेगेटिव 2 को यहाँ से हटाना होगा। तो भाई इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे 2 जमा कर देंगे, लेकिन चूंकि ये एक इक्वेशन है तो इसलिए हम कोई भी अमल सिर्फ इक्वेशन के एक हिस्से में नहीं कर सकते। इस इक्वेशन की बराबरी कायम रखने के लिए फिर हमें 2 को दाएं तरफ भी जमा करना होगा।
अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बाएं तरफ सिर्फ 2x रह जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 1 जमा 2 यानी 3 के। अब भाई हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को इस कोएफिशिएंट से तकसीम कर सकते हैं ताकि ये x बिल्कुल ही अलग हो जाए और इससे जो है इक्वेशन का तवाज़ुन भी नहीं बिगड़ेगा। तो ये हो जाएगा x और ये बराबर हो जाएगा 3/2 के। चले अब जरा इस सवाल पे आते हैं। यहाँ s माइनस 3s/8 बराबर है 5/6 के। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि s माइनस 3/8 ज़रब s बराबर है 5/6 के, यानी एक s से 3/8 s माइनस हो रहे हैं। और अब हम s को फैक्टर आउट भी कर सकते हैं क्योंकि s भाई इन दोनों ही टर्म्स में मुश्तरका है। तो s को बाहर निकाल लेते हैं और फिर पीछे ब्रैकेट्स में हमारे पास 1 माइनस 3/8 आ जाएगा। और अभी भी ये पूरी चीज जो है वो बराबर होनी चाहिए 5/6 के। अच्छा, अब 1 माइनस 3/8 किसके बराबर होगा? भाई इस 1 को हम 8/8 की शक्ल में भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हल करेंगे तो ये वापस 1 ही के बराबर आ जाएगा, तो बात तो एक ही हुई। तो अब 8/8 से 3/8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5/8 बच जाएगा और इसको अभी भी s से ही ज़रब दिया जा रहा है और फिर ये पूरी चीज़ वापस से 5/6 के ही बराबर है। अच्छा, तो अब s को अलग करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 5/8 के उलट से ज़रब दे देंगे। इससे होगा ये कि s अलग भी हो जाएगा और जो इक्वेशन का तवाज़ुन है ना वो भी बरकरार रहेगा। तो फिर यहाँ रह जाएगा सिर्फ s और ये अब बराबर होगा, भाई ये 5 और ये 5 तो आपस में कट जाएंगे। अच्छा, अब 8 और 6 दोनों ही चूंकि 2 से तकसीम हो सकते हैं तो फिर ये बराबर आ जाएगा 4/3 के। भाई ये सवाल तो बहुत जल्दी हल हो गया, तो इसी खुशी में एक और सवाल हल कर लेते हैं। यहाँ 5 ज़रब q माइनस 7 को जब तकसीम किया जा रहा है 12 से तो वो बराबर आ रहा है 2/3 के। अच्छा, इसको हम वापस इस शक्ल में भी लिख सकते हैं कि 5/12 को ज़रब दिया जा रहा है q माइनस 7 से और ये अब भी बराबर होगा 2/3 के। और भाई चूंकि हमारे पास ये आखिरी एक मिसाल है तो क्यों ना हम ज़रा इसको दो मुख्तलिफ तरीक़ों से हल करके देखें। भाई असल में मैं दिखाना ये चाह रही हूँ कि अगर हम सारे अमल मैथमेटिकली सही तरह करें तो इस तरह की इक्वेशंस को हम एक से ज़्यादा तरीक़ों से हल कर सकते हैं। अब एक तरीका जो हो सकता है वो ये है कि हम इसके उलट से इक्वेशन के दोनों हिस्सों को ज़रब दे दें। यूँ ये जो Q है वो आहिस्ता-आहिस्ता अलग होना शुरू हो जाएगा और मज़े की बात ये है कि इक्वेशन की बराबरी भी नहीं बिगड़ेगी। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और बाएं तरफ सिर्फ q माइनस 7 रह जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 2/3 ज़रब 12/5 के। चले इसको सुलझा लेते हैं। 3 और 12 दोनों ही 3 से तकसीम हो जाते हैं, तो 12/3 बराबर होते हैं 4 के और 3/3 बराबर होते हैं 1 के। और अब 4 ज़रब 2 बराबर हो जाएंगे 8 के और ये तकसीम हो रहा होगा 5 ज़रब 1 यानी 5 से। तो अब Q की कदर जानने के लिए हम इसको बिल्कुल ही अलग कर देंगे और ऐसा करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों तरफ भाई 7 जमा कर देंगे। ये दोनों कट के 0 के बराबर हो जाएंगे तो पीछे रह जाएगा सिर्फ Q, बिल्कुल जैसा हम चाहते थे, और ये बराबर होगा 8/5 जमा 7 के। तो भाई इस 7 को हम 35/5 की शक्ल में भी तो लिख सकते हैं, है ना? भाई असल में बात यह है कि इसको जब हम हल करेंगे तो ये फिर से 7 के बराबर ही आ जाएगा। तो हमने सिर्फ इसकी शक्ल तब्दील की है ताकि हम इस पूरी चीज़ को ज़रा आसानी से हल कर पाएँ। तो भाई अब Q बराबर हो जाएगा, भाई यहाँ फ्रैक्शन का निचला हिस्सा 5 के ही बराबर रहेगा और न्यूमरेटर यानी फ्रैक्शन का ऊपरी हिस्सा बराबर हो जाएगा 8 जमा 35 यानी 43 के। तो इस तरीके से हमारे पास ये जवाब आया। चले अब ज़रा पूरी इक्वेशन को दूसरी तरह से हल करके देखते हैं।
तो इसको ज़रा यहाँ वापस लिख लेते हैं। 5 ज़रब क्यू माइनस 7/12 बराबर है 2/3 के। तो भाई मुझे इस 12 को यहाँ देख के ना काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। तो इसको ज़रा यहाँ से हटाने की तैयारी करते हैं। तो अब अगर हम 12 से इस पूरे इक्वेशन को ज़रब दे दें तो ये हट भी जाएगा और इक्वेशन का तवाज़ुन भी नहीं बिगड़ेगा। और क्या चाहिए? अब बाएं तरफ ये दोनों आपस में तकसीम होके 1 के बराबर हो जाएंगे और फिर इस तरफ सिर्फ 5 ज़रब क्यू माइनस 7 बच जाएगा। जबकि दाएं तरफ ये दोनों 3 से तकसीम हो जाएंगे तो यहाँ 4 रह जाएगा और ये 1 के बराबर हो जाएगा। और 2 ज़रब 4 बराबर होते हैं 8 के। अच्छा, बजाय इसके कि हम इस पूरी इक्वेशन को 5 से तकसीम करें, जैसा कि तकरीबन हमने यहाँ किया था, ऐसा करते हैं कि तमीज़ से इस 5 को ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, उससे ज़रब दे देते हैं। तो 5 ज़रब क्यू हो जाएगा 5 क्यू के बराबर और 5 ज़रब नेगेटिव 7 बराबर हो जाएगा नेगेटिव 35 के। और ये पूरी चीज़ फिर से 8 के बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब Q को अगर हमें अलग करना है तो सबसे पहले इस नेगेटिव 35 को यहाँ से हटाना होगा और उसके लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों में 35 जमा कर देंगे। भाई ये दोनों आपस में कट जाएंगे और पीछे रह जाएगा 5Q जो कि बराबर होगा 35 जमा 8 यानी 43 के। और अब Q को बिल्कुल ही अलग करने के लिए इक्वेशन के दोनों हिस्सों को हम 1/5 से ज़रब दे देते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम 1/5 से इस पूरी इक्वेशन को ज़रब भी दे सकते हैं या हम पूरी इक्वेशन को 5 से तकसीम भी कर सकते हैं। बात तो एक ही है। खैर, ये दोनों आपस में कट के 1 के बराबर हो जाएंगे और पीछे रह जाएगा Q जो कि भाई इस तरह से भी 43/5 के बराबर ही आ रहा है। यानी हम इस तरह की इक्वेशंस को एक से ज़्यादा तरीकों से हल कर सकते हैं। भाई याद रखने वाली बात यह है कि मैथमेटिकली हमारे सारे अमल दुरुस्त होने चाहिए और जब तक हम वो कर रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ये तरीका इस्तेमाल करें या ये। जवाब हमारे पास एक ही आएगा और वही दुरुस्त होगा। तो भाई ये हो गई छोटी मोटी बातें। अब ज़रा काम को और मुश्किल बनाते हैं और एक वर्ड प्रॉब्लम हल कर लेते हैं। तो अब इन बातों की मदद से हम पहले इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको हल भी करेंगे। तो भाई यहाँ कहा जा रहा है कि जमील के पास 1000 रुपए हैं और उसे बीच शहर से अपने घर पहुँचना है। अब अगर वो टैक्सी में बैठता है तो उसे 75 रुपए फी मील देने पड़ेंगे और 275 रुपए बुनियादी किराया भी देना होगा। तो अब कह रहे हैं कि इस सूरत हाल को दिखाने के लिए एक फॉर्मूला लिखें और उसकी मदद से मालूम कीजिए कि उन पैसों में जमील कितने मील सफ़र कर सकता है। भाई टैक्सी का कुल किराया जिसको हम फिलहाल सी से दिखा देते हैं वो बराबर होगा 235 जमा 75 ज़रब m यानी मीलों के, क्योंकि हर मील सफ़र करने पे जमील को 75 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अब चूंकि जमील के पास सिर्फ 1000 रुपये ही हैं तो जो कुल रकम है उसको भाई 1000 रुपये के ही बराबर होना पड़ेगा। भाई इससे ज़्यादा पैसे ना उनके पास हैं ना वो खर्च कर सकते हैं और हमें यही मालूम करना है कि अगर टैक्सी इतना किराया लेती है तो 1000 रुपये में जमील कितने मील सफ़र कर सकता है। तो भाई बातों ही बातों में हमने इक्वेशन तो बना ली है। अब हमें m की कदर जानने के लिए इसे अलग करना होगा और अलग करने के लिए सबसे पहले हमें इस 235 को यहाँ से हटाना होगा। चले 235 को यहाँ से माइनस कर देते हैं और फिर इक्वेशन की बराबरी कायम रखने के लिए हम 235 को यहाँ से भी माइनस कर देंगे। अच्छा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे बिल्कुल जैसा हम चाहते थे और फिर दाएं तरफ रह जाएगा 75m जो कि बराबर होगा 1000 माइनस 235 के, जिसको हम हल करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 765 के। अच्छा, अब m को बिल्कुल ही अलग करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 75 से तकसीम कर देंगे। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यूं m आखिरकार बिल्कुल ही अलग हो गया है और ये बराबर हो जाएगा 765/75 के, जिसको हल करने के लिए भाई हम कैलकुलेटर का सहारा ले लेंगे। तो कैलकुलेटर के मुताबिक 765/75 बराबर हो जाते हैं 10.2 के,
यानी जमील 1000 रुपए में टैक्सी से 10.2 मील का सफर तय कर सकता है और यही हमारा जवाब है।